गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। आपने लास्ट वीडियोस में कुछ विशेषताएं देखी थी, इसकी कुछ एक दो विशेषताएं और बची हुई है, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो हमने लास्ट वीडियो तक करीब 7 इसकी विशेषताएं देखी थी। आज हम 8वें नंबर पे जो विशेषता ले रहे हैं उनमें है तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। द इंडिफरेंस कर्व नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है। यदि ये एक दूसरे को काट दे तो इनकी जो मूल मान्यता है, ठीक है, इनकी जो बेसिक बिलीफ्स को बोलते हैं मूल मान्यता है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किस तरीके से समाप्त हो जाती है हम बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको। हम कहते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला और नीचा वक्र है जो कम संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यदि एक दूसरे को काट दे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। किस तरीके से, हमने सबसे पहले OX OY खींचना है डायग्राम में, उसके बाद एक डायग्राम बनाना है जिसमें हम तटस्थता वक्र बनाएंगे। ये IC है, दूसरा IC इसको काट देता है, IC1 नाम देते हैं। एक दूसरे को काटते नहीं है, यदि काट दे तो इनकी मूल मान्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कैसे होती है कि ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला और नीचा वक्र क्या होता है, कम संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। अब आप देख सकते हो इसमें कि ऊंचा कौन सा है, नीचे कौन सा है। यदि स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हमने ये वक्र खींचा था, दूसरा IC1 है जो इसको नीचे से काटता है। तो पहले तो ये नीचे था, काटने से पहले आप देख रहे हो कि ये IC तो ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। और काटने के बाद आप देख रहे हो कि ऊपर तो ये हो गया IC1 और ये हो गया नीचे। तो इस तरीके से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि इनकी जो मूल मान्यता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है कि ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला और नीचा वक्र कम संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ किसी भी की संतुष्टि का है जो पता नहीं चलता है कि कौन सा ऊंचा वक्र है, कौन सा अधिक संतुष्टि दे रहा है और कौन सा कम संतुष्टि दे रहा है। तो इसलिए तटस्थता वक्र है एक दूसरे को काटते नहीं है। तो इसका ये बेसिक रीजन है नहीं काटने का। डायग्राम क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो। OX पे क्या लिखा है, OY पे क्या लिखा है, IC क्या है, IC1 क्या है, ठीक है। ये इस तरीके से इस पे आप कोई पॉइंट भी बनाना चाहो तो वो भी आप बना के दिखा सकते हो। जैसे कि कहीं एक पॉइंट बना दिया, नीचे साइड में लाओ, नहीं काटते तो भी चलता है। बाकी इसमें आपको बेसिक चीज़ें यही बतानी है कि एक दूसरे को काटते नहीं है। बात करें इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें इसकी नेक्स्ट फीचर्स की। डेफिनेशन हमारा टॉपिक हो चुका है पहले, तो वो है नंबर 9 पे तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। तो हम बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण में। तो
यदि दो लाइनों में यदि कहा जाए कि तटस्थावक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होता है जहाँ तटस्थ रेखाएं मूल्य रेखाओं को स्पर्श करें। मूल्य रेखाएं या बजट रेखा भी इसको बोलते हैं। तो जहाँ मूल्य रेखाएं तटस्थ रेखाओं को स्पर्श करती है या बजट रेखाएं तटस्थ रेखा को स्पर्श करती है, वहीं क्या होता है, संतुलन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि आप समझोगे कि इसका जो संतुलन कहाँ होता है। सबसे पहले आपको OX OY खींचना है और इधर Y गुड्स और इधर लिखेंगे X गुड्स। अब आपको क्या खींचना है, सबसे पहले मूल्य रेखा खींचनी है एक जो बिल्कुल समानांतर गिरती हुई है सीधी, लगभग 45 डिग्री के कोण पे। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक तटस्थावक्र बनाना है जो इसको स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ये हमने एक वक्र बनाया है जो इसको स्पर्श करता हुआ है IC। एक वक्र और बनाएंगे जो इसको काटता हुआ आएगा, इसका नाम देंगे हम IC1। एक वक्र और बनाएंगे जो होगा ऊपर का ऊपर ही IC2। तो तटस्थावक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए हमने इसमें 3 तटस्थ रेखाएं खींची है और आप देख पाओगे कि उपभोक्ता का संतुलन किस तरीके से होता है। हम कहते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन वहाँ होता है जहाँ तटस्थ रेखा मूल्य रेखा को स्पर्श करे। तो सबसे पहले हम IC1 की बात कर लेते हैं। IC1 इसको स्पर्श कर रहा है क्या, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखेंगे आप स्पर्श कर गया, हालांकि इसको काट रहा है लेकिन स्पर्श तो होता ही है, तो इसलिए ये क्या है, संतुलन है। इसको नाम देता हूं मैं P और यहाँ इसको नाम देता हूं मैं Q। तो ऐसे P और Q दो संतुलन बने हैं, ठीक है। ये P संतुलन है और Q संतुलन है। संतुलन क्या बताते हैं, दोनों वस्तुओं की मात्राएं तो इस तरीके से हमने इनको दोनों साइड में मिला दिया है। आप देख रहे हैं कि Q क्या बताता है और इनको डैश डैश करके बनाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका नाम देता हूं मैं Y1, इसका नाम देता हूं मैं X1 और इसका नाम देता हूं मैं Y और इसका नाम देता हूं मैं X। तो आप देख रहे हैं कि P संतुलन पे X वस्तु की OX1 मात्रा इतनी सी है और Y वस्तु की OY1 इतनी मात्रा ले रहा है, और Q संतुलन पे इस वस्तु की OX यानी बहुत ज़्यादा है और इसकी OY यानी इतनी कम है। तो कहने का मतलब है P और Q दोनों संतुलन पे एक वस्तु की तो बहुत कम और एक वस्तु की बहुत ज़्यादा मात्रा ली जा रही है। बात करते हैं इस पॉइंट पे IC की बात कर लेते हैं। IC यहाँ इसको टच कर रहा है तो इसको हम नीचे मिलाएंगे दोनों साइडों में, इधर और इधर। इसका नाम देते हैं हम Y2, इधर X2, इसका नाम देंगे हम E। अब आप देख रहे हैं कि E जो संतुलन है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को क्या कर स्पर्श कर रहे हैं, मूल्य रेखा है ये भी सीधी। मूल्य रेखा का हमने नाम नहीं लिखा है, नाम लिखते हैं A और B नाम है, A B मूल्य रेखा है। ए बी मूल्य रेखा को P बिंदु यहाँ स्पर्श कर रहा था तो ये दोनों वस्तुओं की मात्रा होगी, Q यहाँ स्पर्श कर रहा था, दोनों वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं होगी। E जो बिंदु है ये भी यहाँ पे जो है मूल्य रेखा इसको तटस्थ रेखा को स्पर्श कर रही है, तो दोनों साइड में हमने दोनों वस्तुओं की मात्रा बना दी है। तो आप देख रहे हैं कि E हमारा जो संतुलन है उस पर X वस्तु की OX2 और Y वस्तु की OY2 यानी इसकी इतनी मात्रा और इसकी इतनी मात्रा मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो संतुलन पहले वाले थे और ये जो एक संतुलन अलग बनाया है इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है कि इन दोनों पे यानी P और Q पे एक वस्तु की बहुत अधिक मात्रा और एक वस्तु की बहुत कम मात्रा मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इन संतुलन को हम क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन कहेंगे। ये टेम्परेरी इक्विलिब्रियम है। तो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एक वस्तु की बहुत अधिक और एक वस्तु की बहुत कम मात्रा मिले।
ई है जो परमानेंट और लंबा चलने वाला संतुलन है, जहां दोनों वस्तुओं की हमें क्या मिल रही है, पर्याप्त मात्रा मिल रही है। ठीक है, इन दोनों वस्तुओं में एनफ क्वांटिटी मिलेगी, तो इसलिए ये हमारा जो संतुलन है क्या है, ये जो स्थायी संतुलन होगा। ठीक है, ये दोनों पी और क्यू क्या हो गए, अस्थायी संतुलन हो गए। IC2 हमने जो बनाया है, जो उपभोक्ता की आय की जो लिमिट है उससे कहीं बाहर चला गया है। ठीक है, आय की सीमा से अधिक है, इसलिए इस पे किसी भी प्रकार का कोई संतुलन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ तटस्थ रेखाएं मूल्य रेखाओं को स्पर्श करे। तो यहाँ स्पर्श यहाँ हो रहा है, तो इसलिए परमानेंट और स्थायी संतुलन यही है। पी और क्यू भी टच कर रहे हैं, लेकिन ये काट रहा है, काटने के कारण यहाँ क्या है, संतुलन कैसा बन रहा है, अस्थायी संतुलन बन रहा है। तो जब काटे तो स्पर्श तो होता ही है, लेकिन इस संतुलन को क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन कहेंगे, टेम्परेरी संतुलन कहेंगे। और ये संतुलन है हमारा जो क्या होगा, परमानेंट संतुलन होगा, स्थायी संतुलन होगा। और जो अलग उपभोक्ता की जो आय की सीमा है, ठीक है, मूल्य रेखा है, उससे कहीं बाहर है, तो वो वहाँ उस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई संतुलन स्थापित नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ मूल्य रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करे, न कि काटे। काटे तो भी संतुलन होता है, लेकिन अस्थायी संतुलन होता है। स्थायी संतुलन के केवल स्पर्श करना ही जरूरी होता है मूल्य रेखा का तटस्थ रेखा के, जैसा कि आप ई बिंदु पर आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले OX पे क्या लिखा है हमने, OY पे क्या लिखा है वो लिखना चाहिए हमें। X गुड्स और Y गुड्स लिखा है। उसके बाद में IC1 और IC2 ये क्या है, इनके बारे में बताना होगा हमें कि ये तटस्थ वक्र है। ठीक है, इसके बाद में बताना है हमें E क्या है, E हम कहेंगे E संतुलन है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके E के आगे, E संतुलन है, जहाँ X वस्तु की OX2 तथा Y वस्तु की OY2 मात्रा मिल रही है। OX2 प्लस OY2 मात्रा मिल रही है। ठीक है, जो कि स्थायी संतुलन है, क्योंकि यहाँ तटस्थ रेखा को मूल्य रेखा क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसके आगे लिखना है सारा सब कुछ ई के आगे कि यहाँ ये स्थायी संतुलन है, क्योंकि यह मूल्य रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्थायी संतुलन हमने बनाया है, ये स्थायी संतुलन बनता है। इसके बाद में बात करें P और Q, PQ है, कहेंगे ये भी संतुलन है, लेकिन ये अस्थायी संतुलन है, क्योंकि इन दोनों संतुलन पे एक वस्तु की तो बहुत बड़ी मात्रा तथा एक वस्तु की बहुत कम मात्रा मिल रही है। लिखना चाहो P हमने पहले लिखा है, तो P पे क्या है, OX1 और OY1, OX1 और OY1, फिर OX2 प्लस OY2, ये मात्रा दोनों की क्या है, यहाँ मिल रही है। और दोनों में से एक की मात्रा बहुत अधिक है और एक की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हम संतुलन को क्या कहेंगे, इन संतुलन को P और Q को अस्थायी संतुलन कहेंगे। फिर कहेंगे IC जो 2 है संतुलन है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई संतुलन स्थापित नहीं होता है, क्योंकि ये उपभोक्ता की आय की जो लिमिट है, आय की सीमा या उसकी जो बजट लाइन है, उससे कहीं दूर है, यहाँ पे उपभोक्ता नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संतुलन नहीं होता है। तो संतुलन के लिए टच करना जरूरी होता है जो बजट लाइन है या कीमत लाइन है, ठीक है, या आय की जो लाइन है, ये AB है, जो आय लाइन, बजट लाइन या कीमत लाइन भी कहते हैं इसको। तो ये इसके टच करना जरूरी होता है, तभी संतुलन बनता है, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो। टच नहीं करेगा तो कोई संतुलन यहाँ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें इस डायग्राम के बारे में आप बता सकते हो। तो बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, 10वीं जो इसकी विशेषता है। तो 10वीं विशेषता इसकी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं से संबंधित संयोगों को दर्शाया जाता है। दो वस्तुओं से संबंधित संयोग, तो इसको पूरा लिखेंगे कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं से संबंधित ही संयोगों को दर्शाया जाता है और दो वस्तुओं को ही लिया जाता है संयोग के लिए।
3 वस्तुएं नहीं ली जाती है। यदि 2 से यदि अधिक वस्तुएं ली जाती है तो इसकी जो सरलता है समझने की, जो इसकी इजीनेस है इसको समझने की, वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए तटस्थ अवक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं से संबंधित संयोगों को दर्शाया जाता है। 2 से यदि अधिक वस्तुएं ली जाती है तो तटस्थ अवक्र की सरलता क्या हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इसलिए 2 वस्तुओं के संयोग को ही लिया जाता है। डायग्राम से आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है कि हम इसमें जैसे कि वाई गुड्स और एक्स गुड्स, इधर एक्स गुड्स है इधर वाई गुड्स है, यानी एक्स माल और वाई माल, ये 2 प्रकार के माल है। लेकिन हमें कोई कहते हैं कि तीसरी वस्तु और आ गई है, जेड और आ गई, तो जेड को कहाँ दिखाएंगे, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है समझना। हालांकि दिखाने को इधर लाइन और डाल देंगे जेड की भी, तो इधर जेड वाली दिखा सकते हैं, लेकिन फिर इसको समझना है जो बहुत मुश्किल हो जाता है, ईजी नहीं होता है। इसलिए तटस्थ अवक्र विश्लेषण में तटस्थ जो उपभोक्ता के लिए केवल 2 वस्तुओं से संबंधित संयोगों को दर्शाया जाता है। 2 से यदि आप ज़्यादा वस्तुओं को लोगे तो इसकी जो इजीनेस है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए तटस्थ अवक्र विश्लेषण में केवल 2 वस्तुओं के संयोग को ही दर्शाया जाता है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।